जिसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे, ये टॉपिक आपके उसमें दे रखा है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके बाद हम धीरे धीरे करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स में आते जाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ठीक है, उसके बाद पीसीआर, पीसीआर के थोड़े बहुत टाइप्स। ठीक है, उसके बाद आपके मॉलिक्यूलर मार्कर्स। ठीक है, एएफएलपी, आरएपीडी, है ना, ये जो इतने होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये थोड़े थोड़े आपके, ये ना, ये जो टॉपिक है ना, अगर आप सिलेबस देखो बीच बीच में दे रखे हैं सारे। ठीक है, तो हम एक तरफा काम करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले, या इसी को हम कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इस हफ्ते बेटा मैं एकदम फ्री हूं, मैं फ्राइडे तक आऊंगा, 5 दिन आऊंगा मैं इस बार। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा घर में बिजली का चक्कर फंसा हुआ था। ठीक है, तो इसमें खींचूंगा अब मैं सिलेबस, क्योंकि मुझे अगले महीने से अपना स्टार्ट करना है। ठीक, अब देखो, थोड़ा सा बात समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि भाई प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, बात को समझना। ये होता है सेल। ठीक है, ये सेल में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको सीएम लिख देते हैं। ये आपका बेटा न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में फर्क होता है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या आता है। देखो, अगर आप प्रोटोप्लाज्म की बात करोगे तो प्रोटोप्लाज्म में एक्चुअली आपका साइटोप्लाज्म आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा आपका? एक्चुअली न्यूक्लियस आ जाएगा। और न्यूक्लियस में भी एक्चुअली आपको पता होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना। तो अगर आप जेनेटिक मटेरियल की बात करोगे, डीएनए वीएनए की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आपके पास ज्यादातर सेल ऑर्गेनील्स मिल जाएंगे आपको, है ना। लेकिन आप इस चीज को समझो तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन यहां से आ गई। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन बचेगा। यही वाला पोर्शन तो साइटोप्लाज्म है, ये वाला पोर्शन, है ना। अब प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क होता है, इसको समझो। क्या मैंने यहां पे कहीं पे भी सेल मेम्ब्रेन लिखी है? नहीं लिखी ना। ये सिर्फ द्रव्य पोर्शन होता है, मैट्रिकुलर पोर्शन होता है, इसीलिए वर्ड प्लाज्म लिखा गया है, प्लास्ट नहीं लिखा गया है। समझ में आ रही है बात? तो जो प्रोटोप्लास्ट वर्ड होता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म प्लस द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस द सेल मेम्ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब
हम इस टेक्निक में क्या करने जा रहे हैं, इसी चीज से ना बेटा कई चीजें सीख लेते हैं पहले, क्योंकि आपको ना एक चीज दे रखी है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, सिलेबस में है हमारे, मैं पूरा रट के आया हूँ सिलेबस, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है, तो मैं आपको बीच बीच में, क्योंकि अब जो हमारी दोनों यूनिट्स है ना वो एक ही है, बस वो क्या है, वो सीक्वेंसली उसको पढ़ाते चलना है बस, और ये चीज ऑनलाइन में आ नहीं सकती, इसमें आपको देखना बिल्कुल चुप होके बस लिखते मत रहना, ठीक है, ठीक है, क्या करना है, मुझे इस सेल के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा अंदर, मुझे ये सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, अभी ना लिखना नहीं होता कुछ, ठीक है, ये अपने आप आएगा, दिमाग में बात डालो, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम से होंगे। अब मेरे पास ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम किसकी है, प्लांट की है, बैक्टीरिया की है, फंगस की है, तो सबकी सेल वॉल जिस तरीके का भी हमारे पास सोर्स सेल है, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हमें अलग अलग तरीके के क्या चाहिए होंगे, एंजाइम्स चाहिए होंगे, है ना, क्लियर है ना यहाँ तक बात। तो ये सबसे पहले हम सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम लगाएंगे, और जैसे ही सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, वी आर मूविंग इनटू व्हाट, वी आर मूविंग इनटू साइटोप्लाज्म एंड द व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है, हम कहा एंटर कर गए, हम एंटर कर गए, इसलिए प्लाज्म वर्ड यूज करा गया है, हम एंटर कर गए बेटा साइटोप्लाज्म में, और हम एंटर कर गए न्यूक्लियस में। अब मेरी बात को समझना, इस साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल ऑर्गेनील्स होंगे, क्या होंगे, सेल ऑर्गेनील्स होंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल ऑर्गेनील्स होंगे। न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल जैसे बोले तो आप न्यूक्लिक एसिड लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत डीएनए भी होगा, आरएनए भी, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, प्लस उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होता है वो भी पाए जाएंगे, ठीक है ना, तो न्यूक्लिक एसिड लिख देते हैं। अब सेल ऑर्गेनील्स में मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपको सेल ऑर्गेनील्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तो जो सेपरेशन टेक्निक यहां लगाओगे, जो सेपरेशन टेक्निक यहां लगाओगे वो क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन लगाओगे ना, जो यहां सेपरेशन टेक्निक लगेगी ना, ठीक है, वो उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। होता क्या है, इस टेक्निक में आप डिफरेंशियल डेंसिटी ग्रेडियंट एक सेट करते हो, और मोलर मास के हिसाब से कंपोनेंट्स को क्या करते चले जाते हो, अलग अलग करते चले जाते हो, तो जो सबसे भारी होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, और जो हल्के वाले होंगे, जैसे सबसे भारी कौन सा होता है, देखो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके बाद ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मिलने लगेगा, फिर जैसे आपको गोल्गी लाइसोसोम मिल जाएंगे, ऊपर आपको राइबोसोम मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखो, ये सपोज क्या हो गया, ये न्यूक्लियस का हो गया, ये किसका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, क्लोरोप्लास्ट लगभग 1 मोलिकुलर मास का होता है, यहाँ पे जीसी का हो गया, लाइसोसोम का हो गया, और सबसे ऊपर आपके सपोज राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। अब आपने इसको अलग कर लिया, अलग कैसे करते हैं, हमारे पास फिन पिपेट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मुझे समझ में आ गया ये ग्रेजुएटेड है, ठीक है, मुझे यहाँ से सपोज 1 ml निकालना है, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये राइबोसोम की यहाँ पे ये असेंबली है, समझ रहे हो, हम क्या करेंगे, इस फिन पिपेट को इसके ऊपर ऐसे टच कराएंगे इसकी सरफेस पे, और इसको ऐसे छोड़ेंगे, ये पूरी लेयर ऊपर क्या हो जाएगी, सक हो जाएगी, निकल गया। फिर क्या करेंगे, फिर उसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, फिर मुझे ये चाहिए, फिर हम दूसरा क्या करेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, ऐसे करते 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 हम क्या करेंगे, सारे मोलर मासेस के जो कंपोनेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि मुझे क्या चीज चाहिए, अगर मुझे प्रोटोप्लास्ट चाहिए तो उसमें मैंने ऑर्गेनील्स, तो उसमें ऑब्वियस सी बातें आएंगी, लेकिन मुझे अगर न्यूक्लियस तक पहुंचना है
तो अब मैं पहुंच गया न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का कंपोनेंट जब मैंने अलग कर दिया और मुझे चाहिए डीएनए, तो अगर मैं यहां पे न्यूक्लियस की बात करूंगा बेटा, और मेरे पास सपोज न्यूक्लियस में डीएनए है, आरएनए है, और उसके साथ क्या है, प्रोटीन्स हैं जुड़े हुए। ठीक है, समझ रहे हो डीएनए आइसोलेशन करते कैसे हैं, उसकी टेक्निक है ये, और ये हर जगह आएगी। जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसको किताब में लिखने की जरूरत नहीं होती, ये दिमाग में लिखने की जरूरत होती है कि ये चीज किस तरीके से हम सेट कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि मुझे डीएनए तक पहुंचना है, ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए नहीं है, इसमें डीएनए का कंटेमिनेशन है? उसका एक बड़ा सीधा तरीका होता है, लैम्बर्ट्स लॉ होता है, लैम्बर्ट्स लॉ होता है, उसमें जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी आती है ना बेटा, वो लगभग 280 से 290 नैनोमीटर तक आती है। प्योर सैंपल ऑफ डीएनए जो होता है ना, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 260 होगी, 261 भी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा, अब ये ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, तो ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसका सरफेस एरिया कम एक्सपोज्ड है, तो वो कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी ओडी कितनी होनी चाहिए, 260। अब मैंने क्या करा कि मुझे डीएनए चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले प्रोटीएजेस लगा देता हूं। ये मैंने क्या लगा दिए, प्रोटीएजेस। समझ लो, दोबारा कराऊंगा इसको, लेकिन एक दिमाग में बैठा रहा हूं कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन आइसोलेशन करा कैसे आता है, ऐसे करा जाता है। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट निकाल दिया, मैं तो न्यूक्लियस तक पहुंच गया, लेकिन अभी मैं उसमें आऊंगा। अब प्रोटीएजेस लगा दिए। प्रोटीएजेस क्या होते हैं बताओ? प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन, अब ना एक काम करो, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन और हम थोड़ा सा पहुंच गए हैं डीएनए आइसोलेशन पे, तो इसके ना हेडिंग डाल दो, डीएनए आइसोलेशन ऐसे किया जाता है। समझ में आई बात? एक टॉपिक तो ऐसे ही हो गया, देखो फ्री का तुम्हारा। ठीक है, अब प्रोटीएजेस क्या होता है बेटा? प्रोटीन डिग्रेडिंग क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां ऑप्टिकल डेंसिटी अगर मान लो 280 से 290 है, और यहां से अब क्या हो गए, प्रोटीन अलग हो गए। ठीक है विजेता, अब ध्यान से देख, क्या बचा, डीएनए बचा बेटा। ठीक है, और क्या बचा, आरएनए। अब मेरे ऊपर है, मुझे क्या चाहिए। अगर आपको आरएनए चाहिए तो डीएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स लगा दो, आपको डीएनए चाहिए तो आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स लगा दो। दिस इज द मेथड हाउ वी आइसोलेट डीएनए। कोई डिफिकल्ट है? कोई डिफिकल्ट नहीं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब है क्या, जब आपको डीएनए आइसोलेट करना है, अब देखो यहां पे जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी ना, जो यहां पे ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लगभग 270 प्लस होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे आरएनएजेस लगा दे रहा हूं। तो जैसे ही मैंने आरएनएजेस लगाया, तो ये क्या है आपके, आरएनए डिग्रेडिंग, क्या है, एंजाइम्स है। तो जैसे ही मैंने आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम्स लगाए, यहां से क्या भाग गया, आरएनए भाग गया। ठीक है, अब मेरे पास ये आ गया बेटा डीएनए। और कैसे पता चलेगा, आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है एक। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कितना छोटा सा क्वार्ट्ज का ट्यूब होती है, उसमें आप सैंपल को डालते हो। जैसे ही सैंपल को डाल के बंद करते हो, तो बगल में एक ऐसे कंप्यूटर लगा रहता है, वो उसकी तुरंत ऑप्टिकल डेंसिटी शो कर देता है। अगर तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसी आ रही है, तो आप समझ जाओ कि डीएनए क्या है, प्योर नहीं है। फिर क्या करते हो, आप उसमें एंजाइम डालकर फिर उसकी ओडी लेते हो। फिर जब उसकी ओडी लेते हो तो आप देखते हो यार 270 तक आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें भी प्योर नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर दूसरी चीजें डालते हैं। दूसरी चीज में कुछ नहीं डाले, प्रोटीएजेस और आरएनएजेस डालेंगे। और जब तक उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या ना हो जाए, 260 नैनोमीटर ना हो जाए, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, यही अप्लाइड है। अप्लाइड का मतलब क्या है, अप्लाई करो दिमाग। क्लासिकल का मतलब क्या है, खूब लिखो और खूब रटो। यही तो मतलब है क्लासिकल का और अप्लाइड बायोलॉजी का। क्या फर्क है,
एक लाइन कभी कभी एक घंटे समझानी पड़ जाती है। एक लाइन हो सकता है आपको समझ में आ रही हो, आपको ना समझ में आ रही हो सकता है आपको समझ में आ रही हो, आपको समझ में ना आ रही हो। आप कहीं बेसिक में अटक गए, जहां बेसिक में अटके अप्लाइड नहीं होगी, फिर हो ही नहीं सकती। ये बहुत बड़ा खेल है। अब ये आपका डीएनए आ गया। अब जैसे ही आपका डीएनए, मैं तो लिख रहा हूं ना, अगर मैं आपको अभी मैं आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछूं, आपको 2 सैंपल दे रखे हैं न्यूक्लिक एसिड के, कर ही नहीं सकता बच्चा। एमएससी वाले तो बताऊं क्या बताऊं, मैं ज्यादा निकल जाएगा मुंह से, ठीक है। 2 न्यूक्लिक एसिड के सैंपल हैं, दे रखे हैं आपको, एक टेस्ट ट्यूब और दूसरी टेस्ट ट्यूब पकड़ा दी विजेता को मैंने, और मैंने बोला बता डीएनए कौन सा है। भाई डीएनए बोलेगा तो नहीं मैं डीएनए हूं, या आरएनए बोलेगा तो नहीं भाई मैं आरएनए हूं। मुझे बताओ जैसे क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्लास में छोटे बच्चे बैठे हैं और विजेता ने छोटे बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा कि चलो व्हाट कलर इज दिस, फिर वो बच्चे क्या करते हैं मैम 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 मैम, ऐसा तो नहीं होगा। डीएनए सैंपल तो ऐसा नहीं बोलेगा ना, आरएनए सैंपल तो ऐसे नहीं बोलेगा ना। तो 2 सैंपल दे दिए टेस्ट ट्यूब में और ये कंफर्म है एक डीएनए है और एक आरएनए है। आपको दे दिए और बोला बताओ कौन सा डीएनए है और कौन सा आरएनए है। अब बताओ कैसे जस्टिफाई करोगे। आपके दिमाग में टेक्निक घूमेगी कि इसको कौन सी टेक्निक से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। तो जैसे बेटा ये डीएनए आया, ये इतनी आ जाएगी, इस टेक्निक का नाम है, देख रहे हो टेक्निक की टेक्निक है, इस टेक्निक का नाम होता है स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, है ना। और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगर आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर होगी बात। एंड द टाइम ये आ गई। इसके बाद ट्रिस बोरेट बफर होता है। भाई डीएनए आइसोलेट कर लिया आपने, जग जीत लिया। हो सकता है 100 साल के बाद उस डीएनए का काम जरूरत पड़े। कैसे? इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम इकोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं मास एक्सटिंक्शंस। मास एक्सटिंक्शंस का मतलब क्या होता है? आप लोग ने बॉटनी पढ़ी होगी, आपने जूलॉजी पढ़ी होगी, मैं बायोटेक्नोलॉजी का आदमी हूं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इकोलॉजी का, अगर जवाब दो तो एक पूछूंगा बस। मैं वो चीज पूछता हूं जिससे दिमाग हिल जाता है। आपने पढ़ा होगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। कब किस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कहोगे? ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जो अब कहीं नहीं पाई जाती, जो अब है नहीं, जो अब दिखती नहीं है। कम को एक्सटिंक्ट नहीं कहते, वल्नरेबल कहते हैं, जो विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब मुझे कॉलेज में मार्क नहीं दे सकते, मैं कुछ चीजों का भयंकर वाला हूं, समझ रहे हो बात को? भयंकर वाला जो कहता है। बताओ मुझे कभी पढ़ी होती किताब इकोलॉजी बाय श्रवण रॉय? ये क्या है? हमने तो पीडी शर्मा पढ़ी है, पीडी शर्मा भी पूरी नहीं पढ़ी होगी, है ना। ईपी उडम की किताब पढ़ी है कभी? इकोलॉजी बाय ईपी कहां से आएगा फिर समझ में? तो घंटा 3-3 घंटा टीचर के पढ़ाने के बाद तब पढ़ोगे ना, तब आएगा समझ, ठीक है। और ये तो बड़ा क्लियर है। आप 100 बच्चे बैठेंगे, निकलेंगे तो 2 वही सर तो डिमोटिवेट कर रहे, तो सरकारी नौकरी सबको मिल रही क्या? गलत कह रहा हूं? मेहनत करने वाले को ही मिलेगी। तो आप इस चीज को समझो, जब कोई स्पीशीज पूरे ब्रह्मांड में कम से कम 100 साल तक ना दिखे, सुना है कभी? कम से कम कितने साल तक? 100 साल तक ना दिखे, तो उसको एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। भाई नहीं प्रेजेंट है, 50 साल तक नहीं दिखी, वन फाइन डे उसके बच्चे नजर आने लगे ना अफ्रीका में, तो उसको एक्सटिंक्ट कह दोगे?
हम एंडेंजर्ड रख सकते हैं, वल्नरेबल रह सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस झेल रही है, हो सकता है फ्यूचर में क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, उसको कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़े। ये महाशय डीएनए भी ऐसे है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मास एक्सटिंक्शन में क्या हुआ, डायनासोर आए और बहुत कम अंतराल में 50 60 70 साल 80 साल में सब खत्म हो गए। कुछ डायनासोर बच गए जिनका नाम था छिपकली, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर। डायनासोर्स की तो रेप्टाइलिया ग्रुप के तो थे। वन फाइन डे क्या होता है, एक मच्छर उड़ता है, सच्चाई है ये आपको जो मैं बता रहा हूं ना, ये सही कहानी है एकदम इकोलॉजी की, पढ़ना कभी से। एक मच्छर उड़ता है और वो गलती से एक डायनासोर को जाके काट लेता है और वो उस दिन बहुत खुश होता है कि आज तो मेरी क्या हो गई, पार्टी हो गई। अब जब वो मच्छर आके पार्टी करके कोनीफर्स के पेड़ पे आके रेस्ट कर रहा होता है, तो उसे नहीं पता था कि उसकी मौत आ रही है। तो जो कोनीफर्स होता है ना ऐसे वाले ट्री, तो वो एक रेजोनेक्स एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब हुआ क्या, ये जो मच्छरवा था ये इस पेड़ पे यहां बैठा था, ठीक है, और वो जो एक्सट्रैक्ट आया वो इसके ऊपर गिरा और इसका राम राम सत्य हो गया। लेकिन क्योंकि गिरा और कहीं से लीकेज नहीं थी, वो एक फॉसिलाइज्ड फॉर्म में उस एम्बर में क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। अब क्या हुआ, कुछ कई साल बीत गए, अब कुछ साइंटिस्ट आए जंगल जंगल में, ठीक है, उन्होंने देखा व्हाट इज दिस, उन्होंने क्या करा, उसको आइसोलेट करा, निकाला खुरचा खुरचा और उठा के क्या कर गए, लैब में ले गए। जब लैब में ले गए ना, जब उसकी टेस्टिंग करी गई तो ये देखा गया कि ब्लड सैंपल में 2 अलग अलग जानवरों का डीएनए था। एक तो खुद मच्छर का और एक जो उसने पार्टी बनाई थी, किसका, डायनासोर का। 2 डीएनए था और वहां से डायनासोर की हिस्ट्री को ट्रेस करा गया। अगर भाई शैलेंद्र जाए भाई अपना डायनासोर है, अपना ब्लड सैंपल दे दे, तो डायनासोर अपना, मगरमच्छ के सामने आके उससे बोलो डायनासोर अपना सैंपल दे दे, वो तो फिर भी बहुत छोटा था, वो तो विशाल काहे थे, है ना। तो दैट इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ डायनासोर्स वाज ट्रेस्ड। एक मच्छर ने डायनासोर की हिस्ट्री को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पता होना चाहिए वो जो फॉसल होता है अनऑल्टर्ड होता है, पेट्रीफाइड होता है, किस किस तरीके के फॉसल फॉर्म्स होते हैं। तो ये डीएनए भी ऐसा है, आप 100 साल के लिए एक बार आइसोलेट करके रख दो, ये खराब नहीं होगा। तो इसको आप क्या करते हो बेटा, ट्रिस HCl बोरेट बफर में क्या करते हो, स्टोर कर देते हो। समझ गए बात को। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये इसमें भी लगेगा, ये इसमें भी लगेगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया, आइसोलेशन ऑफ क्या है, डीएनए। इसको लिखते चले जाओ, ठीक, सिस्टमैटिकली, ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब प्रोटोप्लास्ट, अब देखना प्रोटोप्लास्ट समझना आसान हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसमें भी क्या आएगा, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स होंगे। अब आप क्या करोगे, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक C1 सेल है, एक C2 सेल है, एक का प्रोटोप्लास्ट P1 यहां से आइसोलेट करा, P2 यहां से आइसोलेट करा। इसमें अपने साइटोप्लाज्मिक जीन्स होंगे, जेनेटिकल जीन्स होंगे, उसमें अपने साइटोप्लाज्मिक जेनेटिकल जीन्स होंगे। दोनों को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। दोनों को जब फ्यूज कर दिया एक ही सेल में, इसमें P1 P2 का साइटोप्लाज्म आ गया, तो यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएशंस आ गए। और जो कैरेक्टर वेरिएशन अच्छे थे उन प्लांट्स को हमने क्या कर लिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बढ़ाते चले। मतलब एक एम समझना होता है। ये जो टेक्निक है इसका एक एम है, और टेक्निक कोई नहीं बढ़ाता आपको सिवाय अपने, क्योंकि टेक्निक का प्रिंसिपल एक होता है। इसमें व्हाट इज द प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ two or more what protoplasm or different cells in a unit cell, thereby leading to varied expression. This is a simple technique of somatic hybridization. खत्म बात।
टेक्निक को से उसके प्रिंसिपल से समझ लिया जाता है, फिर अपना दिमाग चलाया जाता है कि इस प्रिंसिपल की मैं कितनी एप्लीकेशंस बनाऊंगा या कितनी एप्लीकेशंस क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। ठीक है, चैलेंज क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलो अब आप काम करो, ये हेडिंग डाल दो, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ तो कर ले आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है, 12:30 तक भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बेटा पूछना बहुत, जरा सा भी कुछ ना है ना अगर, तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि ना ये ना लिख के कोई फायदा नहीं है अगर समझ में नहीं आई चीज। अब तक जो हम कर रहे थे ना पीटीसी, वो आप पढ़ के भी समझ लोगे। अभी टेक्निक में आप हवा हो जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक जीरो होता है। ठीक है, ये तो फिर भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन फिर भी समझ में आ जाएगा। अभी जब मैं एएफएलपी बोलूंगा ना, आपने एएफएलपी की शायद फुल फॉर्म भी नहीं आता हो। टेक्निक तो छोड़ दो, फुल फॉर्म पूछू ना अगर वो भी नहीं आता होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ लिख लो आराम से लिख लो। ये सेपरेशन टेक्निक भी ध्यान रखना। तो दो टेक्निक हमने यहां डील कर दिए, सेंट्रीफ्यूगेशन और एक क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम बेसिकली एनालाइज करते हैं कि हमारे पास जो प्योर फॉर्म का आरएनए या डीएनए आ रहा है, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ाता कौन है और पढ़ता कौन है? पढ़ाता कौन है और पढ़ता कौन है? सारी कहानी तो यही है। कहानी कही गई है, जानते हो क्या? देहरादून के बच्चों की हालत क्या है, बाप ने मारी मेंढकी और लड़का तीरंदाज। समझ रहे हो बात को? पिताजी से मेंढकी नहीं मारी गई और लड़का मेरे को क्या समझ रहा है, तीरंदाज समझ रहा है। तो ऐसे नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ता है। आप ही थोड़ी ना बैठ रहे हो एग्जाम में, एक से एक धुरंधर बैठेगा वहां पे है, और जब हम निकल जाएं तब समझो हम धुरंधर थे। निकलने से पहले सिर्फ तैयारी होती है, सिर्फ। मैं तो कहता हूं जिस बच्चे ने बायो के, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आपको निकलना है एग्जाम में, निकलना है, निकलोगे ठीक है। मैं बोलता हूं गारंटेड निकलोगे, गारंटेड निकलोगे, गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिखा लो मेरे से, निकलना है। भाई एक काम कर दो, इतने लाख एमसीक्यू कर दो, आराम से होते हैं। एक दिन में 3000 हो सकते हैं, करके देख लेना, हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में निकल जाओगे। दिमाग में इतना भर चुका होगा ना, तो इतने कॉन्फिडेंट हो गया ना कि तुमको सब कुछ आएगा, है कि नहीं है? दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सिलेक्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है अगर, तो 30,000 एमसीक्यू कर दो, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चीजें तो टफ होती हैं। जस्ट सिटिंग एंड यार पेपर आया नहीं, पढ़ाया हुआ नहीं आया, ना तो पेपर मास्टर जी को देना है, ना पेपर आपको माँ बाप को देना है जिनने पैसा लगा रखा, पेपर देना है आपको। तो हर चीज पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो सब पढ़ो। कहीं मेरा ऐसा शरारती बच्चा बैठा होगा ना एज अ स्टूडेंट क्लास में, तो तुम्हें 5 मिनट खड़े नहीं होने देगा। समझ में आई बात? और टीचर सबको बनना है, बीएड कर रखा है अगर हमने, तो है ना। तो चलो अब आते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड आइसोलेशन में। अब बेटा हेडिंग डालो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मैं एसएच लिख दे रहा हूं बस। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन लिखो इसकी डेफिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स, production of hybrid plants through fusion of production of hybrid plants through fusion of protoplasts
of two different plant species, oblique varieties is called somatic hybridization. ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देखते हैं कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड इट. ठीक है, तो जो टेक्निक होते हैं ना, इसके कुछ ऑब्वियस सी बात है, क्या होंगे? कुछ स्टेप्स होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको समझ में आ रहा है, देखो बड़ी खतरनाक चीज है. आप दो प्लांट को देख रहे हो, जो वेरिएशन होता है, ठीक है, पहले बात को समझना, क्यों ऐसे ही कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता. टेक्निक में आप बात मान के चलो, बहुत दिमाग लगता है. आप वर्ड सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स की बात करो. पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि जो सेल्स हैं इसके दो टाइप्स हो गए बेटा. ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल. ये बात तो पक्की है कि एक तो होंगे सोमैटिक सेल्स, ठीक है ना, एक तो होंगे सोमैटिक सेल्स और एक होंगे जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, एक क्या होंगे? जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं. क्लियर है ना यहाँ पे बात? अब बात को समझो, इसके अपने जीन्स हैं, इसके अपने जीन्स हैं, लेकिन सोमैटिक सेल्स से जो ट्रेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन होगी. ठीक है, बाय सेल्फ बोलते हैं, खुद से नहीं होगी, बाय सेल्फ. ठीक है, और अगर ये जेनेटिकल वेरिएशन इसमें आप लाए तो ट्रेट वो नहीं रह जाएगी जो हमें चाहिए. इसका मतलब सोमैटिक सेल्स पे इन्फ्लुएंस हो रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सोमैटिक सेल्स से जो सोमैटिक प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, अगर इसमें ट्रेट कंजर्वेशन करना है, अगर इसमें ट्रेट कंजर्वेशन करना है, तो आप ये वाली टेक्निक अप्लाई करोगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. आई बात समझ में? तो पहली चीज तो ये दिमाग में रख लो कि जो इसका पहला स्टेप है ना, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट सेल्स. किस सेल, किसी भी प्लांट को उठाओगे उसके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर ले? नहीं. जिस प्लांट में मुझे लग रहा है कि जो सेल्स हैं वो सोमैटिक हैं और सोमैटिक सेल्स एक अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं उन प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट को क्या करूंगा? सेलेक्ट करूंगा. समझ गए ना बात को? क्लियर होगी? अब बात क्लियर होगी ना? अब रिप्रोडक्टिव सेल्स तो आपको जेनेटिक्स जानते हो, तो ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ऐसी ट्रेट्स को, ऐसी चीज को, इसको ही तो हेरिडिटी कहते हैं. तो ये ना, ये हेरिटेबल हो गया. समझ गया ना? तो एक लाइन में मैंने इस चीज को खत्म कर दिया. तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज टू गेट द जीन्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स which are present in the cytoplasm into one and actually generate a good expression. ठीक है, इतनी सी टेक्निक है, बस ज्यादा नहीं है इसमें. अब अगर आप इसके स्टेप्स को देखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर हाँ अब हमें समझ में आ रही है बात. हम करेंगे सबसे पहले तो साहब आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट करेंगे. समझ गए बात को? दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? जब आइसोलेशन कर लिया बेटा तो दोनों सेल के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराएंगे. दूसरा स्टेप क्या होगा? फ्यूजन ऑफ, बार बार कह रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट ऑफ
क्या है, डिजायर्ड स्पीशीज। आगे ना बाद में आज जो हमने एक्चुअली सेलेक्ट करी, और ये सब एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं, ठीक है। अब जब ये हो गया तो कुछ में हुआ होगा, कुछ में नहीं हुआ होगा। अब जब दो चीज की कैरेक्टर एक में आ जाए तो ऐसी चीज को हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जिसमें हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, तीसरा स्टेप क्या है बेटा, सिलेक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड क्या है, सेल्स। ये चौथी चीज है, सॉरी तीसरी चीज। चौथी चीज क्या होगी, अब ये तो सिलेक्शन कर लिया, अब उसको फैलाना है, बढ़ाना है, तो उसका क्या करेंगे, कल्चर ऑफ, क्या करेंगे, हाइब्रिड सेल्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज क्या करेंगे बताओ, इन हाइब्रिड सेल्स से आप हाइब्रिड प्लांट्स को बनाओगे। तो पांचवा स्टेप क्या हो गया, रीजेनरेशन ऑफ, क्या हो गया बेटा, हाइब्रिड, क्या हो गया। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जनरली हम पूरी चीज को डिटेल में ले रहे हैं। जैसे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, इसमें ये चीज करेंगे कि कैसे कैसे इस चीज को करते हैं, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, कौन कितना पीएच होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करेंगे, इन सब की अब डिटेल्स है, ठीक है। अब अलग से हेडिंग डालो बेटा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, ठीक है। अब ये है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो सेल वॉल या जो भी क्या है टिश्यूज है, आर ट्रीटेड विद व्हाट, क्या होगा बेटा, सेल वॉल डिग्रेडिंग, क्या हो गए, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, ठीक है। अब ये कितने हो सकते हैं, ये देखो, 1 2 3। ये पहला हो सकता है पेक्टिनेज, ठीक है, और इसी को कहते हैं बेटा मैक्रोजाइम, ठीक है, ठीक। जो पेक्टोसेलुलोजिक सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड करने के लिए, पेक्टिन को डिग्रेड करने के लिए पेक्टिनेज या मैक्रोजाइम, इसकी कंसंट्रेशन होती है बेटा 0.1 से 0.9%, ठीक है। और ये जो होता है ये कहलाती है सेल्यूलेज। ये जो सेल्यूलेज है ये जनरली 1 से 2% तक ये होती है, 1 से 2%। और ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, यूज्ड होता है, ठीक है, ठीक। ये स्पेसिफिकली जानते हो क्यों कहा जा रहा है, देखो ये सेल वॉल है, आप पढ़ रहे हो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें बैक्टीरिया की बात नहीं करी जा रही है, इसमें फंगस की बात नहीं करी जाती है। बैक्टीरिया की किससे डिग्रेड होती है, लाइसोजाइम से। फंगस की किससे डिग्रेड होगी, काइटिन की सेल वॉल होती है काइटिनेज से। तो क्योंकि पर्टिकुलरली प्लांट की बात करी जा रही है, तो जिस कंपोनेंट से प्लांट सेल वॉल बनती है हम उन्हीं के डिग्रेडिंग एंजाइम्स की
यहां पे बात करते हैं। अब यूज्ड फॉर स्पेसिफिक, इसलिए यहां पे बार बार प्लांट मटेरियल आ रहा है, प्लांट मटेरियल। और अगर आपको लिखना है अलग से, तो वो जो नीचे हम 2-3 लाइन छोड़ते हैं ना, उसमें बेटा लाइजोजाइम भी लिख सकते हो। लाइजोजाइम ये बैक्टीरिया के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। और जो आपका काइटिनेज होता है, ये सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम किसके लिए है? फंजाई के लिए। कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। ठीक है, क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है, इसको अलग से लिख लो, चाहे उसको उसी में अगर जगह कम पड़ रही है वहां पे अलग से लिख के उसको बॉक्स में बना दो, ताकि वो नोट से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब कंडीशंस फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। कंडीशंस फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, ठीक है। कंडीशंस फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, इसमें सबसे पहली चीज है एंजाइम्स, ठीक है ना। दूसरी चीज है जो पीएच है वो बेटा 4.7 से 6 तक होता है। जो तीसरी चीज यहां पर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। अब इसमें हम चौथी चीज लेते हैं बेटा 500 से 800, ठीक है। ये 500 है, ठीक है। 500 से 800 मिली मोल्स पर लीटर आप सॉर्बिटॉल, और अगर आप चाहो तो मैनीटॉल यूज करते हो टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ सेल, टू मेंटेन ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ क्या है, सेल, ठीक है। अब पांचवी बात क्या होती है कि आप यहां पे 50 to 100 मिलीमोलर पर लीटर कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करते हो। कैल्शियम क्लोराइड का ना कहीं पे भी आ जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को क्या करना, इंक्रीज करना, टू मेंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, ठीक है। और अगर आप इंक्यूबेशन टाइम मतलब कि कितने समय तक इसको आप रखोगे इस सेटअप, ये सारे कॉम्पोजिशन में सेल को डाल के, तो जो इंक्यूबेशन टाइम होता है, सोचो एक छोटी सी चीज को कितना टाइम होता होगा इंक्यूबेशन टाइम, 72 आवर्स, 16 to 18 आवर्स। मतलब अगर आप आज सुबह लगाओगे आराम से हो जाए तो फिर मतलब हम जो पढ़ते हैं ना टेक्निक पढ़ते हैं, टेक्निक बनी अप्लाई हुई नहीं हुई कोई नहीं जानता। जिन जिन में अप्लाई हो गई वही उसका एक प्रोटोकॉल बन गया कि हाँ इसमें ये ऐसे ऐसे हो रही है, ठीक है, ठीक है। चलो बॉटनी वाले कौन है, कोई है? मुझे आप एक प्लांट मटेरियल ऐसा बता दो जिसमें प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करते हैं।
लिखो, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नीचे नीचे, जो नीचे की 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। ट्रेडिस्केंशिया लीफ, ट्रेडिस TRADESCHANTIA, ट्रेडिस्केंशिया लीफ, ये इसमें स्टडी करी जाती है प्लाज्मोलिसिस। देखा होगा लंबी सी पत्ती होती है, उसमें धारी धारी होती है, ऐसे 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 करके। लीफ, हाँ ऐसे नहीं नहीं बेटा, ऐसी पत्ती बेल की तरह से फैलता है ऐसे करके ना, ज्यादातर घरों में मिलता है, ऐसा होता है, ऐसे लंबी सी पत्तियां होती है पर्पल पर्पल कलर की, और बीच में ग्रीन 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 ऐसे होता है। जब उसकी पत्ती फाड़ोगे ना तो उसकी सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, उस सेल मेम्ब्रेन को काट के आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दो। पानी पहले जब देखोगे तो जो सेल्स हैं वो कैसे दिखेंगे, दूर दूर दिखेंगे, फिर उसके बाद जब आप उसको उसमें रख दोगे तो बाद में ऑब्जर्व करोगे तो जब वो सिंक कर जाएंगे तो सेल सिकुड़ सिकुड़। छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जीनियस क्या होता है, बायो का जीनियस कौन है? बायो का जीनियस वो है जिसे 90% चीज पता हो, वो जीनियस है। 10% उसको भी नहीं पता, ठीक है। और बायो में बेवकूफ कोई नहीं होता। बायो को अपना बनाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, खूब पढ़ना और खूब क्वेश्चंस करना। बार बार एक ही चीज कहता हूं, जितना आप पढ़ोगे और जितना, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो ना थियोरी, तो आपको 2 घंटा क्वेश्चन करना चाहिए। फिर आप देखो आपको हर चीज ऑटोनोमस हो जाएगी, अपने आप होती चली जाएगी, अपने आप। जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, जब एग्जाम आता है तो उसको खुशी होती है। जो निकलने वाला कैंडिडेट होता है कि दिन आ गया, अब दिन क्या हो गए, मेहनत के बीत गए और रिजल्ट लाने का दिन आ गया। और जो पूरे साल मोट मस्ती करता है, उसके साथ क्या होता है एग्जाम के दिन, उल्टा होता है कि नहीं होता है, डर रहा है यार क्या होगा पूरा। उसको ये नहीं लग रहा वो मैंने यार पूरा साल बर्बाद कर दिया, पढ़ाई लिखाई तो कुछ कर ही नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, घर वाले क्या करेंगे, सारे नेगेटिव थॉट एक ही दिन मान लगेंगे। और पेपर देखने के बाद बहाने ढूंढने लगेगा कि घर जाके क्या कहूंगा। जो बच्चा क्लास में बैठे एक क्वेश्चन करे, उसका बॉडी फिजिक वैसा ऐसे ऐसे करे और ऐसे ऐसे करे क्लास में, फिर दूसरा क्वेश्चन करे, समझ लो सेलेक्ट होने वाली बॉडी लैंग्वेज है उसकी। वो नहीं बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। इतना कॉन्फिडेंस, कोई ऐसे 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 देख रहा है, पता लगे हाँ है क्या कुछ बोल है, समझ लोगे क्या, ऐसे बोलो वर्ड बोलो, ठीक है। तो पढ़ने से तो आएगा, ठीक। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, प्यार प्यार से कह रहा हूँ, प्लीज डू अटेंड द ऑफलाइन क्लास एंड प्लीज डू वर्क वेरी हार्ड, एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस पर डे। किसी भी एग्जाम में निकल जाओगे अगर 1 लाख क्वेश्चन कर लोगे। अगर कोई चीज कही जा रही है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल, है कि नहीं है, बस कभी किसी ने कही नहीं। कई लोग आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, होता है। कई लोग बच्चे होते हैं अपने आप ही समझ लेते हैं कि हम तीरंदाज हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। गलत फहमियों में दुनिया जीती है, ठीक है। अब है मटीरियल फॉर, बेटा मटीरियल फॉर प्रोटोप्लास्ट क्या है, मटीरियल फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, मटीरियल फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। जनरली हम जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना बेटा, उनको लेते हैं। तो लिखो जनरली मीजोफिल is the most preferred tissue, generally mesophil is the most preferred tissue, ठीक है। अब टेक्निक फॉर प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए जनरली MS एंड
B5 मीडिया आर क्या है यूज्ड, MSN B5 मीडिया आर यूज्ड। और जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की टेक्निक्स है ना बेटा, वो जनरली 3 है। एक तो है बर्गमैन्स प्लेटिंग टेक्निक, बर्गमैन प्लेटिंग क्या है टेक्निक, ठीक है ना। दूसरी टेक्निक है इन थिन लेयर ऑफ लिक्विड मीडिया, इन थिन लेयर ऑफ लिक्विड मीडिया, ठीक है। और तीसरी चीज है इन स्मॉल माइक्रो ड्रॉप्स, इन स्मॉल माइक्रो ड्रॉप्स ऑफ 50 to 100 माइक्रोलीटर। ये है आपकी जो प्रोटोप्लास्ट की क्या होती है टेक्निक होती है, दैट इज दिस इज बेसिकली द टेक्निक ऑफ व्हाट प्रोटोप्लास्ट कल्चर, राइट। अब लास्ट चीज हमारा है बेटा कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाया कैसे जाता है, मेथड पूरा, ठीक है ना। तो ये नोट हो गया, ठीक है। शैलेंद्र हो गया बेटा, कर ले आराम से कर ले, ठीक। कितने सेल का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराना है, कम से कम 2 मिनिमम 2, है ना, तभी तो सोमैटिक हाइब्रिड्स बनेंगे। मैं बड़ा आश्चर्य हैरान रहता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं, ये पढ़ाने का टॉपिक होता है पहले 12th में, बीएससी तक तो चल जाता है ये, लेकिन मैं बड़ा हैरान रहता हूं कि एमएससी में बॉटनी वाले नहीं पढ़ के बैठते ये, या ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ा है, बड़ी हैरानी की बात है ये, ठीक है। तो ओनली डिफरेंस इज कि कॉलेज में हम कह नहीं सकते, प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो जाएगी बात, और कोचिंग में तो सीखना तो पड़ता है। अब मेथड ऑफ, हेडिंग डालो बेटा, मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब देखो क्या करेंगे, आपके पास यहां पे प्रोटोप्लास्ट ऑफ क्या है स्पीसीज क्या है ए है, ठीक है ना। अब आपने फ्यूजन कराया इसका प्रोटोप्लास्ट ऑफ किससे, स्पीसीज बी से, ये चीज चाहिए हमें, ठीक है। और इसको हम वही एंजाइमेटिक मिक्सचर में क्या कर देंगे, सब कुछ सेट करके छोड़ देंगे, कितने घंटे के लिए, 16 से 18 घंटे के लिए। दोनों चीजों को हम सस्पेंड कर देंगे इसको सस्पेंडेड इन किसमें, एंजाइम मिक्सचर में, सस्पेंडेड इन एंजाइम मिक्सचर, ठीक है ना, ठीक। अब आप बात को समझना, इसके बेटा 3 मेथड्स होते हैं करने के, ये है मेथड 1, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, हाई कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन लेते हो और हाई पीएच ट्रीटमेंट करते हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, कैल्शियम आयन जो है वो बेसिक है, हाई पीएच बेसिक नेचर होता है, लो पीएच क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। मतलब ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कि बेसिक एनवायरनमेंट में से ट्रीट करा जा रहा है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होती है, इसकी कंसेंट्रेशन जो होती है वो होती है बेटा 50 मिलीमोल्स क्या है पर लीटर। जो पीएच होता है वो जनरली हम लोग 10.5 हो गया ना हाई पीएच, और जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, और इस चीज को 30 मिनट के लिए इस चीज में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और अभी ना ध्यान देना, ये तीनों टेक्निक से हो तो एक ही चीज रही है, अरे इस तीनों चीज से हो एक ही चीज रही है, और उस चीज का नाम है प्रोटोप्लास्ट क्या है, फ्यूजन। तीनों चीज से बेटा एक ही चीज हो रही है ना। तो अब अगर हम सेकेंड मेथड पर आ जाएं, तो सेकेंड मेथड कहलाता है PEG इंड्यूस्ड फ्यूजन। PEG का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो PEG होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका 28 से 50% का लगभग कंसंट्रेशन रखा जाता है, और इसको हम क्या करते हैं 15 से 30 मिनट्स में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे फिर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं ना, उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट धीरे धीरे करके एक जगह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ग्रुप्स बन जा रहे हैं उनके। ठीक है, इसके बाद आप इसको वॉशिंग मीडिया में लाते हो। ठीक है, वॉशिंग मीडियम में, जहां पे जो पीएच हम रखते हैं वो 9 से 10 का रखते हैं, और जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 50 मिलीमोल्स पर लीटर रखी जाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया। दिस इज द सेकेंड में। थर्ड मेथड हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज देते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में क्या कर देते हैं, पोर्स जनरेट कर देते हैं। तो इधर का प्रोटोप्लास्ट उधर और उधर का प्रोटोप्लास्ट उधर। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, थर्ड मेथड जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रो फ्यूजन। पहले इलेक्ट्रो फ्यूजन में आप लो वोल्टेज देते हो। ठीक है, लो वोल्टेज दी जाती है बेटा माइक्रो सेकेंड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट चेन्स आर क्या है, फॉर्म्ड। प्रोटोप्लास्ट चेन्स आर फॉर्म्ड, और जो ये प्रोटोप्लास्ट चेन्स होती है ना, इनको आप फिर क्या करते हो, हाई वोल्टेज देते हो, और वो और ज्यादा उसके पोर साइज इंक्रीज होता है। हाई 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 वोल्टेज का मतलब होता है बेटा मिली सेकेंड्स के लिए देते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाता है, आपका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो जाता है। तो दीज आर द 3 वेज जिसको हम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए। लो, ये आपका प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन टेक्निक। इस तरीके से लिखते हैं। इससे क्या होता है, जब आप A4 पे लिखना शुरू करते हो ना, तो आपको सेटिंग समझ में आती है। देखो सब्जेक्टिव पेपर में आपको रूल्ड पन्ने शायद ना मिले, आपको मिलेगा A4 ही। तो A4 में आप एक पन्ने में कितना कंटेंट लिख सकते हो और कितनी जल्दी उसको एग्जामिनर पढ़ सकता है, ये सारा बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, हो गया। ठीक, अभी हमारे पास 15-20 मिनट और है, एक टेक्निक और कराएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो, अब हो गया, नोट हो गया बेटा। अब क्रायो प्रिजर्वेशन कैसी टेक्निक है, क्रायो मतलब ठंडा। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक ऐसी टेक्निक विच इज अ प्रोसेस ऑफ बेसिकली प्रिजर्विंग सेल्स, टिश्यूज, एम्ब्रियो एट वेरी लो टेम्परेचर। खासकर जब मैं लिक्विड नाइट्रोजन की बात करता हूं तो टेम्परेचर जो होती है वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, वो स्टोरेज है।
लेकिन स्टोरेज से पहले भी आप देखोगे उसको बहुत सुपर कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है या -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ठंडा कर दिया जाता है। क्यों जानते हो? आपने कई बार देखा होगा कि जब हम मछलियों को भी लाते हैं ना बाजार से खरीद के, तो उसको सीधे खोल के पानी में नहीं डाल देते। क्या करते हैं? पहले जिस पैकेट में उसे लाते हैं उसे एक्वेरियम में डिप करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए। इवन प्लांट्स में जो हम पॉलिथीन में प्लांट लाते हैं उसको लाके डायरेक्ट नहीं प्लांट करते, पहले लाके छांव में रखेंगे, पानी में डाल देंगे, फिर 1-2 दिन के बाद हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है? और प्लांट को ट्रांसप्लांट करने का तरीका क्या होता है? सीधे ऐसे नहीं खींचा सूखी से, उसको पहले डिप कर दो किसमें, पानी में, और फिर उसको उठा लो। उससे क्या होगा कि उसकी रूट्स जो है वो लूजन अप हो जाएंगे और फिर आप उसको निकाल के। तो हर चीज का एक क्या है, मेथड होता है। ठीक है ना? तो क्रायो प्रिजर्वेशन में बेसिकली सेल्स, टिश्यूज, एम्ब्रियोज को हम मेंटेन करेंगे। अब क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। -196 लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, लेकिन सोचो 25 डिग्री वाले को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीधे जाके स्टोर कर दो तो क्या होगा? उसका टूट जाएगा सेल, डैमेज हो जाएगा सेल। इसलिए उसको कम टेम्परेचर झेलने के लिए पहले ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है, क्योंकि यहां पे दो डाटा आएंगे, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टोर किसी चीज में करते हैं, प्रिपरेशन के लिए -80 डिग्री में पहले रखा जाता है, उसके बाद उसे -196 डिग्री पे स्टोर करते हैं। 2 ही 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई मेथड सेट नहीं है। डेफिनेशन होती है, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, जैसे आप पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल की बात करोगे, डीएमएसओ की बात करोगे। ठीक है? उनका काम क्या होता है? कुछ ही चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि एस्पेक्ट्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। एक स्लो फ्रीजिंग होता है और एक होता है विट्रीफिकेशन। उसके बाद आप देखोगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, फिर आप दुनिया भर की चीजें, एप्लीकेशन जो है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि क्रायो प्रिजर्वेशन है क्या। लिखो, क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ preserving cells, tissues, organs or embryos by cooling them to ultra low temperature typically कितना हो गया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन टू हॉल्ट, रोकने के लिए, टू हॉल्ट biological activity, without damaging the structures, क्या है, विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना? ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट,
technique of cryopreservation, technique of cryopreservation relies on, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, cryoprotectants, relies on cryoprotectants. cryoprotectants का काम क्या होता है? ये आइस डैमेज को क्या करते हैं? अब आपने क्या करा, बगैर क्रायोप्रोटेक्टेंट को लगा के उसको लो टेम्परेचर दे दिया, वो क्या होगा, इतनी तेजी से आइस फॉर्मेशन होगी, आइस क्रिस्टलाइजेशन होगा कि जो टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, टू प्रिवेंट, इसलिए करा जाता है टू प्रिवेंट आइस डैमेज, टू प्रिवेंट आइस डैमेज, and is used for fertility preservation, and is used for fertility preservation, cell therapy, ठीक है, एंड जेनेटिक कंजर्वेशन, एंड जेनेटिक कंजर्वेशन। ठीक है, अब जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स बेटा यहाँ यूज होते हैं ना, जो क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो यूज होते हैं ना, वो क्या होते हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ये दो होते हैं जनरली, एक को कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लाइकॉल भी यूज करा जा सकता है, और एक होता है डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, DMSO। ये यूज पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ cryoprotectant used in cryopreservation। ठीक है ना, ठीक हो गया यहां तक। अब क्लियर है? अब कॉमन मेथड्स अप्लाइड इन क्रायोप्रिजर्वेशन। ठीक है, तो जो मेथड्स इन्वॉल्व इन क्रायोप्रिजर्वेशन होता है, मेथड्स वर्ड का गेम है यहां पे, इन्वॉल्व इन क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें दो मेथड्स होते हैं, एक बेसिकली होता है स्लो फ्रीजिंग, एक होता है स्लो फ्रीजिंग, और एक होता है जिसे हम कहते हैं विट्रीफिकेशन, एक होता है जिसे हम कहते हैं विट्रीफिकेशन। स्लो फ्रीजिंग तो आपको पता है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते चले जाओ, वो धीरे धीरे करके जैसे 0 डिग्री पे आएगा वो आराम से क्या करना शुरू कर जाएगा, फ्रीज करना चला जाएगा। तो ये जो स्लो फ्रीजिंग है ना बेटा, स्लो फ्रीजिंग में टिश्यू डैमेज बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए स्लो फ्रीजिंग इज द मोस्ट कॉमन क्या है मेथड है। स्लो फ्रीजिंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड। क्लियर है बात? अब अगर आप विट्रिफिकेशन की बात करोगे तो जो विट्रिफिकेशन है ना, ठीक, इसमें तेजी से फ्रीजिंग करी जाती है, जो मटेरियल होता है उसको एक ग्लास लाइक स्टेट में प्रिजर्व करके क्या कर देते हैं, बहुत तेजी से करना पड़ता है। क्रिस्टल नहीं बनना चाहिए आइस का, अगर क्रिस्टल बना आइस का तो वो सेल को क्या कर देगा, डैमेज। देखो मैं आपको बताऊं होता क्या है, प्रैक्टिकल है, इसके एप्लीकेशन समझते हैं। कई बार आपने देखा होगा प्लेन्स में, खासकर यहाँ तो नहीं होता, प्लेन्स में पाला पड़ गया है ना, तो जब प्लेन्स में खेतों में पाला पड़ता है तो उससे पहले अगर जरा अंदेशा हो जाता है किसान को क्या पाला पड़ रहा है, तो वो पाला पड़ने से पहले खेत में पानी भर देता है,
सुना है? अजीब सी बात है, पाला पड़ रहा है और पानी भर रहा है, खेतों में पानी डाल दिया, सिंचाई कर दी जाती है। जानते हो क्यों? वाटर का एक बहुत तगड़ा रिलेशन होता है। जब पाला पड़ेगा ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो आइस क्या है, सरफेस पे जमेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये आपका प्लांट का सपोज रूटल सिस्टम है। अब आपने पहले से क्या कर दिया, पानी भर दिया। तो जो आपने पानी भरा ना, ठीक है, कौन सा किस कलर का बनाया पानी भाई? नीले नीले कलर का बना दे पानी। तो जो यहाँ पे पानी है ना, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन यहां पे आप देखोगे क्रिस्टल्स जम जाएंगे आइस के। यही तो होता है पहला। अगर आप पानी नहीं भरोगे तो जानते हो क्या होगा? तब ये वाली कंडीशन अराइज करेगी कि ये रूट्स होंगी ना, ये रूट्स होंगी ना, वो पानी अब कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। और जैसे जैसे ये आइस क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली पता है आइस की वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। वो जब फैलेगा ना, तो इसके बीच में जो रूट हेयर आ रहे हैं ना, इसे क्रश कर देगा। प्लांट की एक बार रूट मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रूट हेयर क्रश हो गया तो क्या होता है? क्योंकि जो मेन उसका एब्जॉर्प्टिव सिस्टम वाला ऑर्गन है, रूट तो ऑर्गन है, लेकिन कंपोनेंट उसमें क्या है, रूट हेयर्स, वो क्रश कर गए तो प्लांट का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। सुबह तक तो वो स्वर्ग सिधार गया होगा, ठीक है। अब दैट इज द होल सोल मेथड व्हाई वी आर एक्चुअली applying water before pala, and why we are actually not applying anything, we are not using any, जिसको कहते हैं ना लूप होल of getting the water converted into ice। आइस में जाना है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आइस का क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो विट्रिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रैपिड फ्रीजिंग टू फॉर्म, क्या होगा, ग्लास लाइक स्टेट, टू फॉर्म ग्लास लाइक क्या है, स्टेट, विच प्रिवेंट्स क्या है, आइस क्रिस्टल क्या होगा, डैमेज, विच प्रिवेंट्स आइस क्रिस्टल डैमेज। ठीक है, अब दो चार बातें और पढ़ा देते हैं, और बस आपके दो मैंने 8 टेक्निक्स, 3 टेक्निक खत्म करनी है। कौन कौन सी? डीएनए आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन, एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत जल्दी भागूंगा, मेरी टेक्निक्स उंगलियों पे चलती हैं। पढ़ाना कम होता है ना, समझाना ज्यादा होता है इसमें, ठीक है ना? ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे बात? अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं। चलिए, अब आप लिखो बेटा, स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रायो प्रिजर्वेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रायो प्रिजर्वेशन, पहली चीज होती है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग और सिलेक्शन ऑफ, क्या है, जिसे हम कहते हैं मटेरियल। हार्वेस्टिंग और सिलेक्शन ऑफ क्या है, मटेरियल। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे इसका कुछ क्राइटेरिया तो सेट करोगे कि क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए साहब। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या होना चाहिए? आप वॉल्यूम को कंसिडर करोगे, भाई कितना लेना है ना। आप डेंसिटी देखोगे कि कितनी डेंसिटी तक उसको कल्चर में मेंटेन कर सकते हो। आप पीएच कंसिडरेशन लोगे, आप मॉर्फोलॉजी लोगे, और
मॉर्फोलॉजिकल कंसिडरेशन लोगे उसकी, ठीक है ना, ठीक है। और जो मटेरियल ले रहे हो उसकी एक बड़ी खासियत होती है, टूटा फूटा नहीं लोगे, मटेरियल विदाउट एनी डैमेज लोगे। विदाउट एनी डैमेज लोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, उसमें क्रायो प्रोटेक्टेंट क्या करोगे, ऐड करोगे। एडिशन ऑफ, अब मुझे तो नहीं बतानी ना बात, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्यों ऐड किए जाते हैं, क्योंकि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसको अलग अलग मेथड से क्या करोगे बेटा, फ्रीजिंग करोगे। अभी बताया ना, स्लो मेथड से, और दूसरा क्या है, विट्रीफिकेशन। तो स्लो मेथड जो होता है सबसे कॉमन मेथड होता है फॉर फ्रीजिंग। फिर आप क्या करोगे, ठीक, स्टोरेज इन, क्या करते हो, लिक्विड नाइट्रोजन करते हो, ठीक है, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें मैं ये पता है क्यों करा रहा हूं, सिर्फ एक वर्ड के लिए, वो वर्ड का नाम है थॉइंग, ठीक है। क्यों, अभी बताता हूं। स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन में थोड़ा लिख लो बेटा, क्रायो प्रिजर्व्ड सैंपल्स आर स्टोर्ड इन, क्रायो प्रिजर्व्ड सैंपल्स आर स्टोर्ड इन extreme cold, cryopreserved samples are stored in extreme cold or minus 80 degree centigrade, or minus 80 degree centigrade in freezer for at least 5 to 24 hours before transferring to storage vessels, ठीक है। आगे बात क्लियर होगी ना, बिफोर ट्रांसफरिंग टू स्टोरेज वेसल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो बेटा, दे आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट minus 196 डिग्री सेंटीग्रेड, दे आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट minus 196 डिग्री सेंटीग्रेड। होगी ना बात। अब आपने स्टोर कर लिया, अब क्रायो प्रिजर्वेशन से उस मटेरियल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आपने लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर दिया, खत्म नहीं हुई है, कुछ समय के लिए उसकी एक्टिविटी सीज हो गई है, वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर उस क्रायो प्रिजर्व्ड सैंपल को यूज करने का मौका ही ना मिले आपको, तो पूरी टेक्निक बेकार हो गई। भाई क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि समय आने पे उस मटेरियल को हमें क्या करना है, यूज करना है। सबसे बड़ा इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊं, आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गाय में आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो जो सीमेन प्रिजर्वेशन होता है वो आप देखोगे वो पूरा पूरा रेफ्रिजरेटर लेके थोड़ी देर चलते हैं, वो उनके छोटे छोटे बक्से टाइप होते हैं, है ना, और उसमें वायल्स होते हैं, और वो वायल्स में सीमेन होता है, और वो इंसर्ट करवा के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा के उसका फर्टिलाइजेशन करा के जब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता है तब तक प्राइवेट वाले आजकल वेटनेरियंस पैसे नहीं देते, कहते हैं हम गारंटेड ऐसा सीमेन इंजेक्ट करेंगे कि जब तक बछिया का एम्ब्रियो डेवलप ना हो जाए तब तक हम आपसे क्या नहीं लेंगे, पैसे। देखो कितनी गलत चीज है, ह्यूमन में गलत चीज नहीं है, गायों के साथ जानवरों के साथ उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। जानते हो क्यों? ह्यूमन में मेल आए फीमेल आए लॉ पहले नहीं बता सकता, है ना, ये नहीं बता, डॉक्टर्स को पता होता है मेल हो रहा है या लड़का होगा या लड़की, लेकिन हम बता नहीं सकते, बाय लॉ वो इलीगल है। जानवरों में गारंटी दे रहे हैं बच्चियां होगी, तो क्या उस जानवर के साथ क्या ये सही चीज है?
नहीं। क्यों? क्योंकि गाय हमारी माता है, माता हमें दूध देगी, माता हमारा लालन पोषण करेगी। बुल तो कुछ करेगा नहीं, तो उसे हम क्यों पाले, है ना? तो इसलिए टेक्नोलॉजी कोई भी हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का मतलब ही है बेचो। हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी और घर में सजा के रखी हुई है, पैसा तो लगाया होगा उसको डेवलप करने में। अगर आपका आउटपुट उतना नहीं आ रहा है जितना कि आपने इनपुट लगाया, तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, फेल होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल, यामाहा की बाइक्स इंडिया में आई, बड़ी ब्रांडेड आई, बहुत महंगी आई हैं, क्या इंडिया में चल गई जो जापान के? नहीं, इंडिया के हिसाब से जब उन्हें मॉडिफाई करा तब वो चलनी शुरू हुई। लो कॉस्ट, लुक वैसा होना चाहिए, इंडियन सड़कों पे चढ़े, वरना तो वो तो रेसर बाइक्स चलती है ना। तो कंडीशन क्या होती है कि अब आपको उस मटेरियल को यूज करना है। तो अब जब उस मटेरियल को यूज करोगे ना बेटा, तो एक और वर्ड हम यहां पे सीखेंगे जिसको कहते हैं थॉइंग। थॉइंग का मतलब क्या होता है? अब ये क्या है, वेरी लो टेम्परेचर पे है, आप उसको निकालोगे और उसको धीरे से उस बायोलॉजिकल सैंपल को ल्यूक वाटर में रख के, मतलब गुनगुने पानी में रख के हीट देना शुरू करोगे। और जब आप हीट देना शुरू करोगे तो क्या होगा, उसके एंजाइम्स जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। एक रिसर्च करी गई कि मेढक को और मछलियों को फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, बिल्कुल जिंदा मछली को फ्रीज कर दिया गया, वो ऐसे अकड़ गई, क्योंकि भाई सरफेस तो क्या है उसका, फ्रीज्ड है। अब उसको उठा के बाद में फ्रीज्ड फिश को लाइव जिंदा आपने ल्यूक वाटर में डाल दिया। तो जैसे ही उसने धीरे धीरे करके टेम्परेचर गेन किया, वो एक्टिवेट हो गई और तैरने लगी। तो इसका मतलब लाइफ में ये चीजें हो सकती हैं कि अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए कि हम लिविंग सेल को, नॉन लिविंग सेल जो कि डेड हो चुका है, उसमें एंजाइम्स का रीएक्टिवेशन करा के उसको फंक्शनल बना लें, तो डेड थिंग भी क्या हो सकती है, जिंदा हो सकती है। ठीक है ना? तो ये जब थॉइंग है बेटा, इसमें लिखो प्रोसेस ऑफ वार्मिंग, प्रोसेस ऑफ वार्मिंग the biological samples, process of warming the biological samples in order to control the rate of cooling, and prevent क्या होगा, सेल डैमेज। इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ल्यूक वाटर में जो प्लंजिंग होती है, दैट प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल एज थॉइंग। ठीक है, अब फटाफट एक एक लाइन में लिखा देता हूं आपको, इसकी डिटेल आप पढ़ते रहना क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड को प्रिजर्व करना है ना, लिखते चले जाओ, एप्लीकेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। पहली किस में होगी बेटा, सीड बैंक में, ठीक है। दूसरी किस में होगी, जीन बैंक में, ठीक है। तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, चौथी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, पांचवा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, छठवां है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। सातवां जो है
स्टोरेज ऑफ रेयर जर्म प्लाज्म, स्टोरेज ऑफ रेयर जर्म प्लाज्म। ठीक, 8वां है फ्रीजिंग ऑफ सेल कल्चर्स में, फ्रीजिंग ऑफ सेल कल्चर्स में। 9th है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज, है ना। अब इसको अगर आप एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते जाओ तो इतना बड़ा टॉपिक हो जाएगा ना कि आप पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाओगे, है ना। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, आपने नोटिस किया होगा, आपने अगर नेट का पेपर दिया है विजेता ने, इकोलॉजी भी जैसी ट्रेडिशनल इकोलॉजी हम लोग एमएससी में पढ़ते हैं ना, वैसी नहीं आती। अजीब नहीं आते, वो इतने स्पेसिफिक है ना कि आते ही वही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हमने वही इकोसिस्टम, ये अब आपने बोला सर्वाइवरशिप कर्व्स, ये क्या चीज होती है, आरएनए सिलेक्शन स्पीशीज, ये क्या चीज होती है। अच्छा, कंपटीशन आएगा, वहां देखो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है, तो न्यूमेरिकल आ गया है यहाँ तो, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, ये क्या चीज है। अंदाज अलग है, जिंदगी भर क्या लॉलीपॉप की खानी है, यूजीसी वाले में नहीं होती, मैं बताऊं